संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है, लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो जो प्यार माँ से होता है वो हिंदी से है। ये कहने में मुझे दुनिया के किसी भी मंच पर ना संकोच है, ना झिझक है, ना कोई भय है। तो हिंदी मेरी माँ है और माँ के मामले में न समझौते होते हैं, न चयन की सुविधाएं होती हैं, न चयन की जरूरत होती है। पर हिंदी मेरी माँ है का मतलब ये नहीं है कि तेलुगु मेरे दुश्मन है, या कि उर्दू मेरे दुश्मन है, या अंग्रेजी मेरे दुश्मन है। नहीं, जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। भाषा ऐसी एक चीज है, मुफ्त में मिल जाती है तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब आप इस नजरिए से समझेंगे कि भाषा ही वो चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है, तो शायद इस बात का महत्व ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। भाषा को लेकर झगड़ा जो आज के समय में है, हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी और कोने में कोई किसी और भाषा की बात कर रहा होगा। और जब मैं भाषा के प्रश्न को देखता हूं तो मैं दो नजरियों से देखना पसंद करता हूं। पहली बात, भाषा वो है जो हमें मनुष्य बनाती है, और इस संसार में जहां 3 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन स्पीशीज संघर्ष करती हैं, उनमें हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और दूसरा, भाषा वो संरचना है जो दुनिया को बांटती है, और क्योंकि बांटती है तो बहुत सारे संघर्षों को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि धर्म बहुत ताकतवर है, जाति बहुत ताकतवर है। मेरी नजरिए में भाषा सबसे ताकतवर है। अगर धर्म बहुत ताकतवर होता तो पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश की जरूरत क्यों पड़ती? मुसलमानों के लिए एक नया देश चाहिए तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान ही तो थे। अंतर क्या था कि एक तरफ के मुसलमान उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, एक तरफ के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला भाषी मुसलमान उर्दू भाषी मुसलमान के साथ एक नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको नए देश की जरूरत है, और बांग्लादेश इसलिए बना। आप श्रीलंका के झगड़े को कितना भी हिंदू और बौद्ध झगड़ा कह लीजिए, दरअसल वो तमिल और सिंगली भाषाओं का झगड़ा है। इसलिए कौन सी भाषा का कितना राज होने वाला है, ये बात तय होती है केवल इस बात से कि उस भाषा के समाज की दुनिया पर क्या पकड़ है, कौन उपनिवेश की भाषा बनी, कौन साम्राज्य की भाषा बनी, किस भाषा में ज्यादा विकास हुआ, किस भाषा में कम विकास हुआ। संयोग की बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में है, ग्लोबल दुनिया में, जहां अंग्रेजी का वर्चस्व है,
अंग्रेजी से दिक्कत ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान करें, उससे फायदा उठाएं, सीखें, अपने काम का लाभ लें। पर मैं अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने बहुत सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की है और मैं अंग्रेजी में लगभग उतना सहज उतना हिंदी में हूं, तो मुझे इस बात की खुशी है। मुझे चिंता केवल तब होती है जब भारत में होते हुए कोई मुझसे यह उम्मीद करता है कि मुझे हिंदी बोलने में शर्म होनी चाहिए। चिंता केवल तब होती है। क्या हम व्यापार की भाषा, व्यवसाय की भाषा, नौकरी की भाषा में सफल हो पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है, कम हो पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसकी वजह हमारा एक औपनिवेशिक जो सोचने का तरीका है वो है। मैं हिंदी के पक्ष में इसलिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं संयोग से हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक रहे। अगर मैं सिर्फ इसलिए हिंदी के पक्ष में बोलूंगा तो ये तो सामान्य बात है, हर व्यक्ति अपनी भाषा के पक्ष में बोलता है, मैं ही बोल रहा हूं। मैं तथ्यों पर बात करना पसंद करूंगा, केवल भावनाओं पर नहीं टिकना चाहूंगा। मैंने दुनिया के जितने देश देखे, मैंने किसी देश में मातृभाषा की उतनी बुरी गत नहीं देखी जितनी अपने देश में देखी है। मेरे कुछ परिचित डॉक्टर बनने के लिए रशिया गए पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए पढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे पढ़ते हो भाई, वहां कौन सी भाषा में पढ़ाते हैं? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं? बोले नहीं, रशियन में पढ़ाते हैं मेडिकल साइंस। यूक्रेन में यूक्रेन की भाषा में पढ़ाते हैं रशियन, मतलब मेडिकल साइंस। लगभग हर देश में वैसा हाल है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कैसे पढ़ते हैं, आपको तो भाषा नहीं आती है? तो बोले नहीं, वहां का निश्चित सा नियम है कि पहले साल में हमें वो भाषा सीखनी होती है, फिर अगले 4 साल में उस भाषा में मेडिकल साइंस सीखना होता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा वो अंग्रेजी में सिखा दें, आपको अंग्रेजी आती है। बोले नहीं, वहां तो ऐसी बात करने से भी नाराज हो जाते हैं। अपनी भाषा को लेकर बहुत सम्मान करते हैं वो लोग। वहां पढ़ाई की भाषा वही है जो उनके समाज की भाषा है। अंग्रेजी भी है, रिसर्च में है, जहां जरूरत है अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी के विभाग है, वो भी एक भाषा के तौर पर है। पर जब उनको अपने यहाँ पढ़ाना होता है तो इंश्योर करते हैं कि वो पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में। दुनिया के हर देश में ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? और ये बात केवल हिंदी की नहीं है, तमिल की भी है, तेलुगु की भी है, गुजराती मराठी की भी है। मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही मेडिकल साइंस क्यों पढ़ना पड़ेगा? इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी में ही क्यों पढ़ना पड़ेगा? और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी केंद्र सरकार में गृह मंत्री ने पिछले साल एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। मेडिकल साइंस मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, एक ही साल में एमपी में, यूपी में, उत्तराखंड में शुरू भी हो गया। और मैं कई साल से सोचता था कि मेडिकल साइंस में ऐसा क्या है जो हिंदी में नहीं पढ़ सकते। और सोचिए, डॉक्टर बनने के बाद करना क्या? आपको डॉक्टर बन के आम आदमी का इलाज करना है। भारत की आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश की बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी है, ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता है। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के। वो समझ नहीं पा रहा होता, हाँ तो हो गया, साइन कर, हाँ साइन कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, तुम मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ पता ही नहीं इस बेचारे को। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में क्यों ना बात करे पेशेंट के साथ? कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे। और अंग्रेजी मातृभाषा वाले जो 2,70,000 लोग हैं उनके लिए कुछ डॉक्टर इंग्लिश वाले रख लीजिए। डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी चाहिए। यही कानून के साथ है। हमारी जुडिशरी इतना जबरदस्त जुडिशियल फ्रीडम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, संविधान का मूल ढांचा है, सब बातें बढ़िया हैं। पर जिस देश की आबादी में
2,70,000 लोग अंग्रेजी मातृभाषा वाले हों, उस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय अंग्रेजी में ही देगा, ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ आपका जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है या जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ चली जाती है उस समय? आपके सुप्रीम कोर्ट में मधु लिमये नाम के व्यक्ति जिद करते हैं कि मैं हिंदी में अपनी बात रखूंगा, आप उनको परमिशन देने के बाद नकार देते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरे देश में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाषा में आप बोल भी नहीं सकते। आप 28 राज्यों में से केवल 4 राज्यों में हिंदी में हाई कोर्ट में बात करने की परमिशन देते हैं। पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ गिने चुने एलिट्स के हिसाब से जनता अपनी भाषा बदलेगी या जनता की भाषा से प्रशासक भाषा बदलेंगे अपनी? अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की भाषा ही केंद्र में होनी चाहिए, कोई और भाषा केंद्र में कैसे हो सकती है? पर हम लोग इतने आदी हो चुके हैं, हम स्लेव मेंटेलिटी के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम ये प्रश्न कभी नहीं करते। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते? और नहीं कर पाते, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं है। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए यह भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहां का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है और कहने को लोकतंत्र है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत में कौन सी राजभाषा या संपर्क भाषा बन सकती है, आप डेटा देखिए, सेंसस को देखिए। हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या पहली, दूसरी, तीसरी भाषा के तौर पर भारत में कितनी है इस समय? 69 करोड़ है 2011 के सेंसस में। 57% ऑफ पॉपुलेशन भारत की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लैंग्वेज में 43.6% है, तीनों मिला ले 57%, 69 करोड़ संख्या है। क्यों है? 10 राज्य हिंदी भाषा वाले हैं। फिर वो सारे राज्य जो संस्कृत से ही बने हैं वो हमारे ननिहाल के हैं। इसलिए आप महाराष्ट्र जाएंगे क्योंकि मराठी संस्कृत से बनी है, आपको मराठी हिंदी में दिक्कत नहीं आती क्योंकि दोनों की रूट सेम है। यही गुजराती में है, यही पंजाबी में है, यही सिंधी में है, यही असमिया में है, यही ओडिया में है, यही बांग्ला में है। ये 7 राज्यों की भाषाएं संस्कृत के रूट से बनी हुई है, इसलिए हमारी रूट सेम होने से दिक्कत नहीं आती है। केवल दक्षिण भारत की 4 भाषाएं मुख्य रूप से, और उत्तर पूर्व की, असम की आगे की भाषाएं। उत्तर पूर्व में भी आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिंदी सब बोलते हैं। अंडमान निकोबार जाइए, हिंदी सब बोलते हैं, वहां पर कहीं कोई समस्या नहीं। हैदराबाद में हैदराबादी हिंदी चलती है। मुंबई मराठी क्षेत्र होकर हिंदी का गढ़ बना हुआ है। और जो दक्षिण के 4 राज्य हैं उनमें भी, क्योंकि 10वीं क्लास तक हिंदी आमतौर पर स्कूल में पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में कुछ गांवों को छोड़ देंगे, मैं पूरा भारत ठीक से घुमा हुआ है और मुझे आज तक हिंदी से काम चलाने में दिक्कत नहीं आई। 69 करोड़ की आबादी 121 करोड़ में से आज 145 करोड़ हैं। ये संख्या मिनिमम आप मान के चलिए कि 75 करोड़ के आसपास होने वाली, 80 करोड़ होने वाली है। इस 69 करोड़ अगर मैं 2011 की बात मान लूं तो तुलना में कौन है? नंबर 2 पर कौन आता है? बांग्ला। हिंदी में कितना है? 57% है। बांग्ला में कितना है? 9% है। आप किसे बनाएंगे राजभाषा भारत की? संपर्क भाषा किसे बनाएंगे? 57% के बाद सीधा 9% है। नंबर 3 पे मराठी आती है, अभी आ गई है। पहले नंबर 3 पे तेलुगु थी, अब मराठी आ गई है। कितना है? 8.7% है। नंबर 4 पर तेलुगु है, 8% के आसपास है। यानी एक भाषा बोलने वाले 57% हैं, नंबर 2 वाले 9, 8.7, 8, 6, 4, 3। क्या लोकतांत्रिक तरीके से कोई कंपटीशन बनता है किसी तरह का? और संपर्क भाषा संविधान लिखे या ना लिखे, संविधान में लिखा भी नहीं है।
संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, ना लिखा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, केवल लिखा है भारत की राजभाषा कौन सी है। 14 सितंबर को हुआ था, उस समय आर्टिकल 301 था, लेकिन जब संविधान फाइनल हुआ तो आर्टिकल 343 से 351 तक का हिस्सा जो अंतिम प्रारूप संविधान का बना उसमें राजभाषा का है, भाग 17 है, जो प्रारूप में भाग 14 था। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम स्वाभाविक तौर पर भारत के भाषा के डेमोग्राफी के नक्शे में सबसे बुलंद आवाज हैं, तो हमारी आवाज की पहचान होनी चाहिए। हमें खौफ किस बात का होना चाहिए? क्यों मिरांडा बनने की जरूरत है भाई? अपने धौस में रहिए, आत्मविश्वास से भर के रहिए। और इसलिए आप भारत में कहीं चले जाइए, भारत का हर ऑटो वाला, टैक्सी वाला अपनी भाषा और काम चलाऊ हिंदी जानता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में काम करने के लिए बहुत मुफीद है, सहज है कि हिंदी आ गई तो अब सबसे काम चला लेते हैं और इसलिए हिंदी संपर्क भाषा बनती है। राष्ट्रभाषा की पदवी संविधान में नहीं है। हमें उसकी ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पर एक आरोप है, हमें उससे बचना चाहिए। हमें भाषा का सम्मान करना है, दूसरी भाषाओं का अपमान नहीं करना है। हमें भाषा के लिए संघर्ष उस तरह से नहीं करना कि सबको काट देंगे, मार देंगे। हमें यह नहीं कहना कि अंग्रेजी खत्म करो, तेलुगु खत्म करो, तमिल खत्म करो, नहीं, सबके साथ रहना है। जैसे संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के बराबर, किंतु उनसे एक पायदान ऊपर होता है, क्योंकि वो डिवीजन करता है। ठीक वैसे भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं, तमिल भी राष्ट्रभाषा है भाई, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, असमिया है, सब राष्ट्रभाषाएं हैं। इन सब में सबसे ज्यादा हमारी भाषा बोली जाती है, तो सिंबॉलिकली हम थोड़े ज्यादा राष्ट्रभाषा है, क्योंकि पूरा राष्ट्र हमें समझ पाता है। पर जिस दिन आपने ये तेवर अपना हटा लिया, अभी तेवर क्या है, आप बीच बीच में बाकी भाषाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बड़ा खराब लगता है। अगर आप दक्षिण भारत की भाषाओं का विरोध करेंगे और फिर कहेंगे कि वो हिंदी सीखे, कोई मजाक है क्या? आत्मसम्मान क्या केवल हम में होता है, उनमें नहीं होता है? एक भी व्यक्ति का आत्मसम्मान बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, अगर इस तेवर के साथ अपनी भाषा को आगे लेके बढ़ेंगे तो भाषा आगे बढ़ेगी। हिंदी को संविधान सभा ने और संसद ने कम बढ़ाया है, शाहरुख खान ने ज्यादा बढ़ाया है, अमिताभ बच्चन ने ज्यादा बढ़ाया है, और आज की दुनिया में तेवर बदला है, उसका जिक्र भी करता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदी सच में राष्ट्रभाषा बने, राष्ट्रभाषा संविधान में कोई शब्द नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2010 में स्पष्ट निर्णय दिया है कि राष्ट्रभाषा की धारणा भारतीय संविधान में कहीं नहीं। राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की आत्मा की भाषा, और आत्मा की भाषा संविधान से नहीं बनती है, आत्मा से बनती है, बातचीत से बनती है, संवाद से बनती है, सहमति से बनती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लोग हिंदी सीखें, तो बड़े होने का फर्ज निभाइए, आगे बढ़ के उनकी भाषा सीखिए। आजकल एक नया तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है, मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पे उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई, पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दूसरी बात कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है, और जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे ऐसा मिजाज मत रखिए। कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब कहीं मंच पर बोल रहे थे, किसने उनसे यही सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर बोला, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं, उन्होंने कहीं बोला था वो शेर, और ये शेर उर्दू पे नहीं है, इसको आप हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। कोई आपको हिंदी पे डराए तो हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। शेर ये बोला, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। किसी ने कहा कि हम उर्दू खत्म कर देंगे।
उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है।